Hello students, how are you? Today our chapter is Human Settlements, chapter number 10, Human Settlements. इस चैप्टर में हम लोग जनरली ये देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके के सेटलमेंट्स हुए हैं एंड उनके क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो सारी चीज़ें अपने इस चैप्टर में देखने वाले हैं। वी ऑल लिव इन क्लस्टर्स ऑफ हाउसेज. You may call it a village, a town, or a city. All are examples of human settlements. The study of human settlements is basis of human geography because the form of settlement in any particular region reflects human relationship with the environment. A human settlement is defined as a place habited more or less permanently. The houses may be designed or redesigned, buildings may be altered, functions may change, but settlements continues in time and space. There may be some settlements which are temporary and are occupied for short periods, may be a season. ह्यूमन सेटलमेंट को अगर हम जनरली देखें तो ह्यूमन सेटलमेंट हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है कि सपोज़ कीजिए कि किसी पर्सन का हाउस है या उसका विलेज है या सिटी है। ये सारे के सारे एग्जांपल जो है ये ह्यूमन सेटलमेंट के एग्जांपल हैं। इसको हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी में जनरली इसको स्टडी करते हैं क्योंकि इससे हमें एक पर्टिकुलर एरिया के ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के जो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट वो हमें पता चलता है। ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो शिफ्ट भी हो सकता है, उसका मतलब डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल अर्बन। अब जो रूरल और अर्बन एरिया का जो सेटलमेंट है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वो सारा का सारा अपने इसमें देखेंगे। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट्स कैन बी डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन, बट देयर इज़ नो consequences on what exactly defines a village or a town. अब हम लोग क्या जनरली क्या होता है कि सेटलमेंट को हम लोग अलग अलग टर्म्स में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसको हम अर्बन एरिया बोल सकते हैं, रूरल एरिया बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई एक डेफिनेशन नहीं है जिससे कि हम अर्बन एरिया मीन्स ए विलेज और ए टाउन उनको हम लोग क्लासीफाई कर पाएँ। ऐसी अभी तक कोई एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन अभी तक नहीं बनी है। ऑल्दो पॉपुलेशन साइज इज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, it is not a universal criterion since many villages in densely populated countries of India and China have population exceeding that of some towns of Western European and United States. अब जनरली क्या होता है कि अर्बन और रूरल एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए पॉपुलेशन साइज़ को एक क्राइटेरिया माना जाता है, लेकिन इस क्राइटेरिया को भी यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हम देखें कि इंडिया और चाइना यहाँ के जो विलेज है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो वेस्टर्न यूरोप है या जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ के अर्बन एरिया से भी ज़्यादा यहाँ के रूरल एरिया की पॉपुलेशन है। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इस एक एग्जैक्ट नंबर तक अगर पॉपुलेशन है तो वो अर्बन पॉपुलेशन होगी, और अगर एग्जैक्ट नंबर अगर क्रॉस कर जाती है तो हम उसको रूरल पॉपुलेशन या अर्बन पॉपुलेशन हम उसको बोल सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन साइज़ के बेस के ऊपर में हम ऐसा क्लासीफाई नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को। एट वन टाइम पीपल लिविंग इन विलेजेस परस्यूड एग्रीकल्चर or other primary activities, but presently in developed countries large sections of urban populations prefer to live in villages even though they work in the city.
सो जनरली अपने देखते हैं कि एक जनरल परसेप्शन है कि जो अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, और जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जनरली वो इन्वॉल्व होती है। सो विलेज एरिया जो है वहाँ की पॉपुलेशन को जनरली माना जाता है कि वो एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी, बट इन जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक ये भी नया एक ट्रेंड है कि जो एक लार्ज पॉपुलेशन या एक लार्ज पॉपुलेशन साइज ऐसा भी है जो रूरल एरिया में रहता है, लेकिन वो वर्क जो है वो अर्बन एरिया में भी करता है। ये भी एक ट्रेंड जो है वो देखा गया है। द बेसिक डिफरेंस between town and villages is that in towns the main occupation of the people is related to secondary and tertiary sectors. So अगर हम बेसिकली अगर हम डिफरेंस करें टाउन और विलेज में या रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, सो हम लोग ये देखते हैं कि मेनली ऑक्यूपेशन के बेस पे अगर देखा जाए तो जो विलेज जो टाउन एरिया में जो लोग रहते हैं, जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, दे आर एंगेज इन सेकेंडरी और इन टर्शरी सेक्टर्स, while in villages most of the people are engaged in primary occupations such as agriculture, fishing, lumbering, mining, animal husbandry etc. सो उसी तरीके से अगर ये देखा जाए, अगर हम कंपेयर करें रूरल एरिया को या विलेज को, सो वहाँ पर लोग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, लंबरिंग हो सकता है, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा में उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन जो है वो एंगेज हो सकती है। टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स may also be classified by their shape, pattern, type. The major types of classified by shapes are, so हम जो पैटर्न जो सेटलमेंट्स हैं हम उनको शेप और पैटर्न के बेस के ऊपर में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप कुछ एक सेटलमेंट्स हैं लाइक कॉम्पैक्ट और न्यूक्लियर सेटलमेंट्स। सो कॉम्पैक्ट और जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, अब उस सेटलमेंट में क्या होता है जनरली किस तरीके से हम देखते हैं। सो दीज सेटलमेंट्स आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो इस तरीके के सेटलमेंट में क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली लोकेटेड उनको बनाया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के पास में वो जो हाउसेज हैं वो बनाए जाते हैं, दे आर लोकेटेड क्लोजली लोकेटेड होते हैं। सच सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग रिवर वैली एंड इन फर्टाइल प्लेन। तो इस तरीके के जो सेटलमेंट है, जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, वो किसी रिवर वैली के पास में या फर्टाइल प्लेन के पास में इस तरह के सेटलमेंट जो है वो बनाए जाते हैं। कम्युनिटीज़ आर क्लोजली नीट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस। तो इस तरीके के सेटलमेंट में, मतलब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो कम्युनिटी है वो क्लोजली एक दूसरे के साथ में वो लोग रहते हैं और अपने जो ऑक्यूपेशन है वो भी वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ dispersed settlements. In these settlements, houses are spaced far apart and often interspersed with fields. A cultural feature such as a place of worship or a market binds the settlement together. So, जो डिस्पर्स सेटलमेंट है उसमें जो हाउसेस जो बनाए जाते हैं वो एक दूसरे से दूर बनाए जाते हैं। स्कैटर्ड लाइक सेटलमेंट होता है और वो एक दूसरे से ज़्यादातर दूरी पे होते हैं एक दूसरे से, और उनको जो उस एरिया के जो टेंपल कह सकते हैं या जो भी वर्शिप प्लेस है या मार्केट है वो आपस में उस सेटलमेंट को एक दूसरे से बांध के रखती है। नेक्स्ट, रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्टली क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। तो रूरल सेटलमेंट जो है वो अपने जनरली देखते हैं कि वो लैंड से रिलेटेड ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होंगी वो लैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। दे आर डोमिनेटेड बाई
primary activities such as एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा। तो इस तरीके का जो एरिया है या जो इस तरीके का जो सेटलमेंट है, मतलब रूरल सेटलमेंट में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जनरली पब्लिक जो है वो ज़्यादा एंगेज होती है। द सेटलमेंट साइज इज़ रिलेटिवली स्मॉल। some factors affecting the location of rural settlements are, so अब रूरल सेटलमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ एक फैक्टर हैं जो जिनके ऊपर में किसी पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर विलेज का या पर्टिकुलर रूरल सेटलमेंट का जो है वो पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है। वाटर सप्लाई। यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स are located near water bodies such as river, lakes and springs where water can be easily obtained. So जनरली क्या होता है कि जो रूरल सेटलमेंट है वो वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर, लेक, स्प्रिंग्स इन्हीं के ही सराउंडिंग्स में जनरली लोकेटेड होती है क्योंकि उस एरिया की पॉपुलेशन को ईज़िली वाटर अवेलेबल हो जाता है। समटाइम्स द नीड for water drives people to settle in otherwise disadvantaged sites such as islands surrounded by swamps or low-lying rivers bank। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वाटर की नीड को फुलफिल करने के लिए लोग कुछ स्वैम्पी एरिया या जो लो रिवर बैंक है उस एरिया में भी रहना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे वाटर अवेलेबल हो जाता है। मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट्स हैव मे एडवांटेजेस सच एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। रिवर्स एंड lakes can be used to irrigate farmland. Water bodies also have fish which can be caught for diet, and navigable rivers and lakes can be used for transportation. So generally अब water bodies का use किस चीज़ के लिए किया जाता है कि वहाँ से जो वाटर अवेलेबल हो रहा है वो फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग हम लोग उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिवर और लेक का जो वाटर है उससे हम लोग अपने फार्म हाउस को, अपनी लैंड को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं। उसके लिए भी जनरली वाटर का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा वाटर बॉडीज़ का यूज़ जो है फ़िश के लिए भी किया जा सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन उसमें चलाने के लिए भी हम लोग जनरली वाटर बॉडीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ लैंड। पीपल चूज़ टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड्स सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सो जनरली जो पब्लिक है वो जनरली स्टार्टिंग में सेटलमेंट फर्टाइल लैंड के आसपास वाले एरिया में चाहते थे क्योंकि वो उसे एग्रीकल्चर कर लेते थे। इन यूरोप विलेजेस ग्रू अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइड स्वैम्पी लो लेइंग लैंड। इन वाइल पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया चूज टू लिव नियर लो लेइंग रिवर वैली एंड कोस्टल प्लेन्स suited for wet rice cultivation. So अब ये देखा गया है कि यूरोप के जो विलेजेस हैं वो जो स्वैम्पी एरिया है, लो लेइंग एरियाज़ हैं, उनको एवॉइड करते हैं और साउदर्न ईस्टर्न एशिया के जो कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ में जनरली जो लो लेइंग रिवर वैली है या जो कोस्टल प्लेन है उनको सेटलमेंट के लिए सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि वहाँ पर राइस कल्टीवेशन इजीली हो पाता है। अर्ली सेटलर्स चूज प्लेन एरियाज विद फर्टाइल सॉइल। स्टार्टिंग में जितने भी जो सेटलमेंट्स हुए थे वो प्लेन एरिया में और फर्टाइल सॉइल वाला जो एरिया है वहीं पर ही जनरली सेटलमेंट्स जो है वो होते थे। नेक्स्ट इज अपलैंड। अपलैंड विच इज नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वॉज चूजन टू प्रिवेंट डैमेज टू हाउसेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। सो
जनरली अब जो पॉपुलेशन होती है, जो वहाँ की एरिया के जो लोग होते हैं, वो जनरली ट्राई करते हैं कि फ्लडेड एरिया में वो जो है अपना सेटलमेंट ना करें, ताकि उनकी लाइफ और उनके हाउसेस को डैमेज ना हो। सो वो उस एरिया को जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। Thus, in low-lying river basins, people choose to settle on terraces and levees which are dry points. अब जो रिवर बेसिन का जो एरिया होता है, वहाँ पर लोग जनरली ट्राई करते हैं कि जो थोड़ा सा अपवर्ड एरिया है वहाँ का, रिवर के बोथ साइड्स ऑफ द रिवर, सो वो लेवी हो सकता है या उससे भी अपवर्ड एरिया हो सकता है, जहाँ पर वो, क्योंकि वो एक ड्राई पॉइंट होता है, तो वहाँ पर ही वो अपना सेटलमेंट बनाना प्रेफर करते हैं। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स नियर मार्शी लैंड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट्स। अब जनरली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, अब क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल हाई होता है, तो वहाँ पर जो मार्शी लैंड एरिया है, वहाँ पर लोग जो है, आप कह सकते हैं कि पिलर्स बना के उनके ऊपर वो अपने हाउसेस बनाते हैं, ताकि वो फ्लड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। इंसेक्ट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करवाने के लिए वो लोग जनरली पिलर्स के ऊपर अपने हाउसेस बनाते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग मटेरियल। The availability of building materials, wood, stone, near settlements is another advantage. अब जनरली क्या होता है कि जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल होगा, ह्यूमन सेटलमेंट उस एरिया को, जनरली उस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है, लाइक वुड एंड स्टोन्स। सो जहाँ ये अवेलेबल होंगे, ह्यूमन सेटलमेंट भी उन एरिया में ही ज़्यादा बिल्डअप होगा। अर्ली विलेजेस वर बिल्ड इन फॉरेस्ट क्लियरिंग्स वेयर वुड वॉज प्लेंटीफुल। जो अर्ली पीरियड्स में जो विलेजेस जहाँ पे सेटलमेंट हुआ था, वो उस एरिया में जनरली वहाँ के जो पॉपुलेशन थी वो फॉरेस्ट को क्लीन करती थी, और वहीं से उनको जो है एक वुड, जो एक बिल्डिंग मटेरियल उनको ईजिली अवेलेबल हो जाता था। इन लाओस एरिया ऑफ चाइना, केव dwellings were important and African savannas building materials were mud bricks, and the Eskimos in polar regions use ice blocks to construct igloos. अब चाइना का जो लाओस एरिया है, वहाँ पर जनरली जो स्टार्टिंग में जो लोग रहते थे वो केव्स में रहते थे। अफ्रीका का जो सवाना एरिया है, वहाँ पर भी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते थे वो मड ब्रिक्स से ही वो लोग जनरली अपने हाउसेस बनाते थे। और पोलर रीजन में जो एस्किमोज हैं, वो लोग भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो इग्लूज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी वो आइस ब्लॉक्स का यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज़ डिफेंस। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, villages were built on defensive hills and islands. So अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वॉर है या हॉस्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है नेबरिंग एरिया से, सो उस एरिया के जो विलेजर्स हैं वो अपने जो भी सेटलमेंट्स बिल्ड करते थे वो या तो डिफेंसिव हिल्स के ऊपर में करते थे या आइलैंड्स पे करते थे। In Nigeria, upstanding inselbergs formed good defensive sites. नाइजीरिया का अगर एग्जांपल लिया जाए तो वहाँ पे जो इंसेलबर्ग्स हैं, जनरली वो एक ह्यूमन सेटलमेंट के लिए प्रेफरेंस वाला एरिया होता था, क्योंकि वो उनको एक गुड डिफेंसिव उनको लगता था कि वो उनको एक एक्स्ट्रा उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड्स और हिल्स। अब अगर इंडिया का एग्जांपल देखें तो यहाँ जितने भी फॉरेस्ट बने हैं वो जनरली हिल्स के ऊपर या
नॉर्मल अर्थ सरफेस से जो भी थोड़े से हायर ग्राउंड्स होते थे वहीं पर ही जनरली जो है वो फॉरेस्ट को बिल्ड किया जाता था। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को अपने कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।